नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दिल्ली में एक तरफ कोरोना के पेशेंट बेहिसाब बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ अस्पतालों में बद इंतजामी की एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं। खासकर सरकारी अस्पताल में इंतजामों को लेकर बड़े और गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल जो आपके हमारे मन में उठता है वो ये कि अगर कोरोना हो गया और प्राइवेट अस्पताल जाना पड़े तो वहां कैसे इलाज होगा, कितना खर्च आएगा, बिल इतना तो नहीं आ जाएगा कि उसे भरना मुश्किल हो जाए। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भारी भरकम बिल वसूले जाने की खबरें वायरल हैं, लेकिन सच क्या है? इन सारे सवालों का जवाब खोजने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल, जो कि अब पूरी तरह कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया है, उसका दौरा किया। एक एक सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की और वो सारे सवाल जो आपके मन में हैं, समझिए स्टेप बाय स्टेप। हॉस्पिटल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की सीरीज में आज हम पहुंचे हैं गंगाराम अस्पताल। गंगाराम अस्पताल इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में है जिसको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है। पीछे आप देख रहे हैं फीवर क्लिनिक डेवलप किया गया था, लेकिन अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें 10 बेड थे, अब यहाँ कोविड इमरजेंसी बनाई गई है। यहाँ अब कोविड इमरजेंसी में यहाँ ट्रीट किया जा रहा है। कोई भी पेशेंट सबसे पहले यहाँ आता है। अभी एक पेशेंट को यहाँ लाया गया है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। एक पेशेंट पहले से ही एडमिट है। इस इमरजेंसी के स्टेटस को दिखाने के लिए हर जो बेड है उस पर मॉनिटर लगा है। जैसे सामने पेशेंट का आप स्टेटस देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% इस वक्त दिखाई दे रही है। यहाँ सबसे पहले लेकर आया जाता है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? जब कोई पेशेंट आता है तो क्या क्या आप करते हैं? जो भी हमारे पास जो मरीज आते हैं, देखते जो कोविड के मरीज आजकल ज़्यादा हैं, तो उनकी जो प्रेजेंटेशन होती है वही सांस की तकलीफ ज़्यादा है, या तेज बुखार होगा या सांस की तकलीफ। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जितनी जल्दी हो सके उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए। कि सांस की दिक्कत है तो हम तो ऑक्सीजन वगैरह हाई वॉल्यूम सपोर्ट पे उसको ऑक्सीजन लगाते हैं और वो देखते हैं चेस्ट एक्स करा के, वो भी पोर्टेबल, कि कोविड के सिम्टम तो नहीं है। क्योंकि आजकल हम टेस्ट तो करा नहीं पा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में कोविड जो टेस्टिंग हो रही थी आरटीपीसीआर, वो नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह परेशानी तो है, लेकिन उसके लिए हम सिम्टोमेटिक क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। चेस्ट एक्सरे में अगर पैचेस वगैरह आ जाए तो लगता है कि हाँ ये हो सकता है कि 90-80% 100% कोविड है, तो उसी तरीके से हम इलाज करते हैं। शुरुआत में स्टेबलाइज करने के बाद अगला कहाँ शिफ्ट उनको किया जाता है, क्या प्रोसीजर है? जब तक उसको बिस्तर नहीं मिलता है तब तक हम इस इमरजेंसी में स्टेबलाइज करते हैं। जब बिस्तर मिल जाता है तो उसको विद पॉलिसी प्रोटोकॉल के साथ उसको उस बेड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ गंगाराम अस्पताल में बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत से लोग जो शिकायत करते हैं कि बेड अवेलेबल नहीं है, वो स्थिति ये है कि आईसीयू बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। और ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी स्वीकार कर रहा है कि आईसीयू बेड पूरी तरीके से फुल है। अभी जैसे ये पेशेंट आए हैं, इनको ग्लूकोज लगी है, अभी ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आए थे, फिलहाल हैवी ब्रीदिंग है, हम देख पा रहे हैं। अब उनको यहाँ स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, ये फीवर वार्ड 2 में है हम, यहाँ कई बेड का फीवर वार्ड बनाया गया है जहां पर पेशेंट्स को रखा गया है। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले आते ही यहाँ जिनको एडमिट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। वो अंकल जी एम्ब्यू बैग के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनको ऑक्सीजन फिलहाल लगाई गई है। और यहाँ पेशेंट ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, ये सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट है। इनको कोविड जांच के बाद, एडमिट के बाद कोविड टेस्ट करेंगे या कहीं कलेक्शंस के बाद, उसके बाद फिर। अंकल जी की हालत क्या है, कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन फिलहाल उनका है? अंकल जी ऑन हाई फ्लो मास्क पे है, 92% सैचुरेशन से। इनको आईसीयू रेफरेंस दिया गया है। आईसीयू में बेड अवेलेबिलिटी के हिसाब से इनको एडमिट किया जाएगा। तो फिलहाल मैं बता दूं, अंकल जी हैं, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 है, उन्हें आईसीयू बेड की जरूरत है। हाई प्रेशर ऑक्सीजन फिलहाल उन्हें दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 93% से नीचे जब ऑक्सीजन होने लगती है तो आपको एडिशनल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब ये स्थिति 90% से नीचे ऑक्सीजन आने लगी है तो आपको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन फिलहाल आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। यहाँ एक प्लान बनाया गया है। प्लान कुछ ऐसा है कि प्लान के हिसाब से अगर पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मैम यहाँ पे इमरजेंसी में कुल कितने बेड हुए? 3 वार्ड मिला के आपके जो ये फीवर क्लिनिक वार्ड है। फीवर क्लिनिक वार्ड इस जो सामने वाला जो हमने शुरू में आपको दिखाया था,
बट सिंस द पेशेंट लोड इज वेरी हाई और हमारा वो जो कैपेसिटी था वो फुल हो गया था, सो एज पर द NDMA एक्ट वी हैव टू हैव अ सर्ज कैपेसिटी इन प्लेस। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एंड सिंस वी हैव अ डॉक्यूमेंटेड डिजास्टर मैनुअल, तो हमने इमरजेंसी का जो एरिया है उसको एडिशनली वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बेड्स फॉर द कोविड पेशेंट्स। दिस विल सर्व एज अ होल्डिंग एरिया सर्व करेगा फॉर द कोविड पेशेंट्स टिल द टाइम दे गेट बेड्स। डॉक्टर्स यहाँ पर 24/7 अवेलेबल है, ड्रेस्ड इन अप्रोप्रिएट PPEs, पेशेंट्स भी सारे मास्क के साथ कवर्ड रहते हैं और जो भी इनिशियल ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है। ऑल द बेड्स हैव ऑक्सीजन एंड एवरी सप्लाई। यहाँ बेड्स जो हैं 15 बेड्स, पीडियाट्रिक बेड भी है, तो 13 बेड हमने यहाँ पे डेडिकेट कर दिए। उसके बाद में हमारे पास ऑक्सीजन पॉइंट्स लगाए गए हैं 10। ऑल्सो विल यूज द कॉरिडोर ऑल्सो एज अ फीवर वार्ड, दैट बी फीवर वार्ड 3। तो आगे आप देखिए, ये अगला नेक्स्ट प्लान है। डिजास्टर जिस तरीके से यहाँ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, अब जो है ये होल्डिंग एरिया है। डिजास्टर प्लान के हिसाब से यहाँ कॉरिडोर में भी ऑक्सीजन और सक्शन दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं। ये नेक्स्ट प्लान है कि अगर बेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो कॉरिडोर में, जनरली प्राइवेट अस्पताल में आपको कॉरिडोर में पेशेंट नहीं दिखाई देते, लेकिन अब फीवर क्लिनिक में लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, बेड कम पड़ने लगे हैं और किसी को बाहर मना नहीं किया जा सकता। तो अब डिजास्टर प्लान के तहत जो ऑक्सीजन के पॉइंट्स हैं उनके नीचे नीचे एक बेड लगा दिया गया है और उनको ऑक्सीजन जाएगी। मैम, अगर किसी को ऑक्सीजन लेवल कब आपको लगता है कि क्रिटिकल है, कब उसको आईसीयू में जाना चाहिए? जब हमें लगता है कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, लेस देन गोइंग 80% से भी नीचे आ रहा है और हमें लगता है कि मरीज सांस नहीं ले पा रहा है, इसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की जरूरत है, तो उसको बाईपैप या फिर वेंटिलेटर पे डालते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे होता है लेकिन 60, 70, 80 इतना नीचे नहीं होता, तो उस स्थिति में क्या आप आईसीयू में शिफ्ट करते हैं? आईसीयू में जब तक आईसीयू में बेड नहीं होता, क्योंकि हमारी इमरजेंसी भी एक पार्ट ऑफ आईसीयू है, मेरा टीम ऑफ आईसीयू, तो जब तक आईसीयू में बेड नहीं होता तब तक हम यही इसको इंटुबेट करके आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं, सो दैट को सैचुरेशन मेंटेन करें। तो एक सवाल आपसे ये है मैम, एयर कंडीशनिंग का सवाल कौन बताएगा? क्योंकि हम सरकारी अस्पताल में जाते तो कहा जाता है कि एसी ऑफ है, क्योंकि कंटामिनेशन को रोकने के लिए एसी की, यहाँ एसी चल रहा है, तो क्या आपने चेंजेस किए? आप में से कोई बता पाएगा कि एसी जो चल पा रहा है? ये तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमारा जो है, मेंटेनेंस बताएगा। हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्यों सरकारी अस्पताल में सब मरीज गर्मी में है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों ने ऐसी कौन से इंतजाम किए है कि यहाँ एसी चल रहा है और पीपीई किट में हमें पसीना जरूर आ रहा है, लेकिन कम से कम पेशेंट के लिए टेम्परेचर कंट्रोल है, उन्हें गर्मी तो नहीं लग रही है। कम से कम दिल्ली का 41 डिग्री का अगर तापमान है तो वो स्थिति में वो नहीं है। तो कम से कम हम ये जरूर पूछेंगे कि आखिर वो कौन से इंतजामात प्राइवेट अस्पताल ने किए हैं, खासकर गंगाराम ने किए हैं, कि उनका एसी चल रहा है जबकि सरकारी अस्पतालों में एसी बंद है, ये कहते हुए कि कोविड के इन्फेक्शन को रोकने के लिए एसी को बंद करना जरूरी है। प्राइवेट अस्पताल का भी हाल आपने देखा, उनके भी अपने दावे हैं, वहां भी चल रहा है एक एक पेशेंट के केयर का दावा, लेकिन सवाल कई और है। सवाल यह है कि अगर कोरोना पेशेंट से फीवर वार्ड फुल हो जाए और मरीज आते जाएं तब क्या करेंगे? गंगाराम अस्पताल ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? पवन नारायण ने इसका जवाब अस्पताल के अंदर घूमकर जानने की कोशिश की। इस वक्त हम आइसोलेशन एरिया में हैं और यहाँ पर कोविड पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। एक सवाल जो हर किसी के मन में है, मैम आते हैं तब तो ऑक्सीजन देते हैं, जब एक बार एडमिट कर लिया जाता है तो दिन में कितनी बार ऑक्सीजन मॉनिटर की जाती है, क्या प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल बेसिकली ये है कि जो भी पेशेंट्स, हुएवर पेशेंट दे रिक्वायर ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है, जिनको भी ऑक्सीजन थेरेपी देगी उनको तो मॉनिटरिंग 24/7 रिक्वायर्ड है। सो ईच एंड एवरी पेशेंट हु इज ऑन मॉनिटर इज कनेक्टेड टू द पल्स ऑक्सीजन, हु इज ऑन ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू द मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर विद एन SpO2 प्रोब, ठीक है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोब मेजर करता है वो मॉनिटर में 24/7 रन करता है, ठीक है। इन केस सैचुरेशन ड्रॉप करता है एंड ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7 एंड एट द सेम टाइम मॉनिटर ब्लिंक करने लगता है, पीप पीप वाली आवाज आने लगती है। सो ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी कम्स टू नो कि इस पेशेंट को ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप। तो क्या हम ये कह सकते हैं गंगाराम में अगर 150 पेशेंट हो तो 150 पेशेंट जो कि खासकर ऑक्सीजन पे हैं उन सबको 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है? 100%। जितने भी पेशेंट जो ऑक्सीजन पे थेरेपी पे रहेंगे, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ बिट ऑन द क्रिटिकल साइड, दे आर नॉट वेरी स्टेबल, नॉट क्रिटिकल बट नॉट वेरी स्टेबल मैं बोल सकती हूँ। तो उनकी मॉनिटरिंग तो 24/7 दे आर कनेक्टेड टू द मॉनिटर। अगर उनको मॉनिटर ना किया जाए तो क्या ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि वो बेहोश हो जाए? It can be very dangerous and it can lead to lot of other unforeseen circumstances also. तो
ये आपको समझना होगा कि आप सिर्फ अस्पताल में भर्ती करके ऑक्सीजन लगा के नहीं छोड़ सकते, आपको ऑक्सीजन लेवल लगातार मॉनिटर करना होता है। अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है तो उसका फ्लो भी एडजस्ट किया जाता है, ऑक्सीजन की प्योरिटी भी एडजस्ट की जाती है। हवा देनी है, एयर देनी है या ऑक्सीजन देनी है, सक्शन की भी जरूरत है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो डॉक्टर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा के देखने के बाद तय करते हैं। तो ये सीधा सा इतना सिंपल नहीं है कि कोई भी पेशेंट आए उसको ऑक्सीजन लगा दी जाए। ऑक्सीजन भले, क्या ये हो सकता है कि ऑक्सीजन लगी हो और मॉनिटर ना की जाए तो ब्लड ऑक्सीजन का लेवल नीचे चला जाए? इफ अगर ऑक्सीजन लगी है देन इट हैज टू बी मॉनिटर्ड। पेशेंट बेड साइड में मॉनिटर्स अवेलेबल है एंड कनेक्टेड है, वॉल माउंटेड मॉनिटर्स हैं एंड 24/7 वो पेशेंट से कनेक्टेड है। तो इनका सीधा सा कहना है कि हमारे हॉस्पिटल में अगर पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो वो मॉनिटर पे होना बेहद बेहद जरूरी है। और यही सब चीजें हमें सरकारी हॉस्पिटल में मिसिंग नजर आती हैं, जहां पेशेंट आपको बेहोश नजर आए या इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें जब सामने आती हैं। गंगाराम अस्पताल में फिलहाल 350 बेड्स हैं, सभी कोरोना के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। मैक्सिमम बेड्स फुल हैं। सवाल यह भी है कि एक तरफ सरकार का दावा है कि सरकारी अस्पतालों में बिस्तर खाली हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स फुल हैं। ऐसा क्यों है? क्या प्राइवेट अस्पताल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं? और पिछले 3 महीनों में कोरोना पेशेंट्स का पैटर्न कितना बदला है? इन सारी बातों पर हमारे संवाददाता पवन नारा ने गंगाराम अस्पताल के डायरेक्टर DS राणा से बात की। DS राणा जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन है गंगाराम अस्पताल के। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बेड्स की कमी है, अस्पताल सरकारी खाली पड़े हैं, प्राइवेट अस्पताल भरे पड़े हैं, ये मिसमैच क्यों है? ये तो आपको पब्लिक से पूछना चाहिए कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों आना चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं सोचता हूँ कि वो समझते हैं कि वहाँ केयर ज्यादा होगी और केयर होती है, और तभी इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल खाली क्यों पड़े हैं। आफ्टर ऑल इतनी जनता तो हमारी 70-80% जनता तो गरीब ही है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है। वो क्यों नहीं जाते हैं वहाँ? अफोर्ड, फिर उनको बेसिक केयर नहीं मिलती होगी इसलिए नहीं जाते होने। हमें मुझे क्या पता, वैसे तो सरकार से पूछो क्यों नहीं भर रहे हैं बेड वो। पर जहां तक क्वेश्चन है कि हमारे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी हमारे ऑल ओवर द कंट्री जितने हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए, जितने जरूरत है, ना उतने हॉस्पिटल बेड्स हैं ना उतने डॉक्टर्स हैं। मैं एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं बता सकता हूँ, पर सर्टनली 30-40% तो मिनिमम कमी है ही है। अब एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो गई है जिसमें कोरोना आ गया है। उसके हालांकि फॉर्चुनेटली सब पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर 20% बेड्स को जिनको जरूरत पड़ती है उनका बर्डन है हॉस्पिटल पर। तो उसके लिए ये तो सारी जनता को भी समझना होगा, सरकार को भी समझना होता है। और अभी तक तो मैं सोचता हूँ कि दिल्ली में जैसे गुजरात में हॉस्पिटल बन गया या बॉम्बे में हॉस्पिटल बन गया, कम से कम कोई हॉस्पिटल दिल्ली सरकार या अपनी भारतीय सरकार, भारतवर्ष की सरकार कोई हॉस्पिटल ऐसा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना देते तो वो अच्छा होता। तो हॉस्पिटल तो वही है जो पहले थी। तो मेरे और एक समझने की चीज ये है कि वो जो ये है, ये कोरोना डिजीज जो है, ये महामारी जो कोरोना की, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। इसकी जो केयर स्टार्ट होनी है वो घर से शुरू होनी है। पहले लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई ये ज्यादा सीरियस नहीं है, ऐसे रहो, बचाव करो। सिखा ही रहे, कोरोना लॉकडाउन में सिखाया, कितना सक्सेसफुल हुआ कितना नहीं, पर काफी सक्सेसफुल हुआ। फिर जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर हैं, तो जो दिल्ली में कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल हैं, उनको प्राइमरी केयर देनी चाहिए या सेकेंडरी केयर भी जिनको जरूरत है। जो क्या टर्शरी केयर हॉस्पिटल चाहे गंगाराम चाहे हॉस्पिटल है या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है या मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ टर्शरी केयर हो रही है, उसमें सिर्फ टर्शरी केयर की हेल्प होनी चाहिए थी कि वेंटिलेटर, क्योंकि वो उनकी एक्सपर्टाइज है, वो वेंटिलेटर सपोर्ट वही प्रोवाइड कर सकते हैं बेटर। तो वहाँ उनको उस पर्पज के लिए यूज करना चाहिए, उतने बेड उनसे मांगने चाहिए, फिर हमें वेंटिलेटर सपोर्ट हो जितना हो सकता है। अब तो वो लोगों को जरूरत पड़ेगी, अब जो यदि महामारी ज्यादा फैलेगी तो आपको वेंटिलेटर और कहते हैं कि वेंटिलेटर की चाहे 0.5% की जरूरत पड़ती है, पर 0.5% तो इस कंट्री का बहुत ज्यादा बन जाता है। एक सवाल ये कि क्या अब हम इस बात को रियलाइज करने लगे हैं कि प्राइमरी केयर और सेकेंडरी केयर को हमने नेग्लेक्ट किया, नतीजा ये है कि टर्शरी केयर पर अब प्रेशर है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। वो तो हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा है थ्योरेटिकली। ये तो सडनली एक महामारी आ गई है, अब सडनली आ गई तो जब उसका प्रॉब्लम है तो सबको बोल रहे हैं वो करने के लिए, पर अभी भी जहां तक छोटी प्राइमरी केयर के लिए होम केयर करो, थोड़े प्राइमरी केयर करो, वो भी जरा ज्यादा नाश करनी चाहिए, ज्यादा फोर्सफुल होनी चाहिए। आई एम वेरी श्योर सरकार कर रही होगी उसको भी। और उसके बाद भी फक्त मान लो कि
जरूरत पड़ती है तो ठीक है, टर्शरी केयर वालों की ड्यूटी है, वो उनको भी हेल्प करने पड़नी है। एक सवाल ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो चीफ मिनिस्टर साहब को पता होगा, यदि ऐसा कर रहे हैं तो वो पाप है, उनको इन हॉस्पिटल के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग तो मुझे पता नहीं क्या होती है, क्या कैसे उसका ना डेफिनेशन का पता है कि क्या कर सकते हैं, पर जो भी मतलब करप्शन हो गया, करप्शन कर रहे हैं तो कोई भी हॉस्पिटल करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो उसको देखिए। पर मेरे मुताबिक ये इंप्रेशन एक या दो लोग टीवी के सामने कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर सरकार की एक बॉडी होनी चाहिए और वो हॉस्पिटल के जैसे वो अच्छा क्या कर रहे हैं पहले उसको देखो। और कहीं ना कहीं किसी न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा, तो कहीं ना कोई लोग कर सकते हैं कि क्या ब्लैक मार्केटिंग, आई डोंट नो व्हाट डज ही मीन, but yes, I certainly agree if there is corruption or corrupt practices are existing in any hospital, action should be taken by the government. सर, क्या पेशेंट का पैटर्न भी बदला है? कोविड लगभग 3 महीने होने को आए हैं मार्च के बाद से, तो क्या पैटर्न अब नजर आ रहा है? आंकड़े बढ़ गए, पेशेंट पॉजिटिव ज्यादा हैं बिकॉज टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं और एक्सपोजर ज्यादा हो रही है। जहां तक हॉस्पिटलाइजेशन का क्वेश्चन था, आज से 2 महीने पहले जब पेशेंट को कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती थी तो इमीडिएटली उस हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहते थे, उनका एक खौफ था। अब वो खौफ थोड़ा दूर हो रहा है कि हम भी एक एजुकेट कर रहे हैं, सरकार भी एजुकेट कर रही है कि जो पेशेंट को माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम है घर में अंडर केयर, होम केयर में रहें, या होम केयर सर्विसेज भी हैं कई। तो अब जो पेशेंट आ रहे हैं ज्यादा करके सीरियस पेशेंट हैं वो ही आ रहे हैं। मैं आपको 3 दिन के बजाय चलो आज का आंकड़ा बताता हूँ। तो हमारे जो हॉस्पिटल हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जहाँ हमारे आईसीयू में बेड जो है वो कोई खाली नहीं है, पर नॉन आईसीयू में हमारे 3 बेड खाली हैं। एंड वही सिटी हॉस्पिटल में है, वही गंगाराम में है। तो आईसीयू में कोई बेड खाली नहीं था, जबकि हमें जरूरी है कि रात को 1-2 बेड खाली रखने पड़ चाहिए, क्योंकि हमारे अपने पेशेंट सीरियस हो कहाँ ले जाएंगे उनको। पर कल की डेट में, आज की डेट में हमारे मेन गंगाराम हॉस्पिटल में 25 बेड खाली थे अभी तक, जबकि हमने तीनों हॉस्पिटलों में लगभग 45% के करीब बेड सरकार को दे दिए हैं कोविड पॉजिटिव के लिए। तो उसमें भी 25 बेड खाली थे, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है पेशेंट को। तो उससे पता लगता है कि जो सिर्फ पॉजिटिव का जो खौफ था वो खत्म हो रहा है। अब पेशेंट वही आ रहे हैं जिनको सांस फूल रहा है और उनको आईसीयू की जरूरत होती है, इसलिए आईसीयू के बेड ज्यादा चाहिए। आईसीयू के बेड भी वो ज्यादा चाहिए, जहाँ आईसीयू में आप भर्ती कर लेते हैं तो जब वेंटिलेटर की जरूरत 90% है, नॉर्मल आईसीयू है। मैंने अपने जो क्रिटिकल केयर के चीफ हैं कल उनसे डिस्कस किया, तो नॉर्मल आईसीयू में जो नॉर्मल इंटेंसिव केयर यूनिट होती है उसमें यदि जितने बेड हैं, यदि 75% तक भी वेंटिलेटर हो तो कहाँ गुजारा चल जाता है। पर जो कोविड आईसीयू है उसमें ऑलमोस्ट जब पेशेंट को सीरियस पेशेंट एडमिट होते हैं तो 90% को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। देयर इज नो डाउट कि वेंटिलेटर की जब जरूरत पड़ती है तो आउटकम मेजॉरिटी में खराब होती है, पर ऐसा नहीं है, कई लोग बचते भी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वेंटिलेटर तो डालना ही चाहिए। कई लोग एक भी मैं टीवी में कहते हुए सुने कि वेंटिलेटर को कोई आइडिया नहीं है डालने को, डालो नहीं, पर ऐसा मेरे ख्याल में कोई लॉ नहीं है और ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। तो अब हमें जरूरत है वेंटिलेटर बेड्स की। तो जो कोविड की शुरुआत में वेंटिलेटर पर जिक्र था, वेंटिलेटर के लिए मारुति जैसे बड़े बड़े उद्योगों को साथ में लाने की बात हुई थी, उसके बाद सब कुछ ढीला पड़ता नजर आया क्योंकि लोगों को लगा वेंटिलेटर्स बेड की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है कि अस्पतालों में नॉर्मल बेड हैं लेकिन वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड्स वो भरे हुए हैं, और सबसे बड़ी चुनौती अब वेंटिलेटर बेड की ही हमारे सामने आने वाली है।